चलिए आप लोगों को फिर से स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब चैनल बोध यात्रा में। और मैं हूं आप लोगों के साथ हरेंद्र कुमार। आपको पता ही होगा कि हम यहाँ रोज की तरह आज भी आप लोगों को एक क्लास लेकर के आए हैं। इसमें हम तीन तीन दिन करके बांट लिए, मतलब 3 दिन का मैं क्या होगा इकोनॉमिक्स, इसके बाद 3 दिन दूसरे विषय लेकर के आएंगे। आज हम आप लोगों के सामने में इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं। देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं क्लास 10 का। इससे पहले 3, 2, 1 ये पूरा डला चुका है। बोध यात्रा चैनल पे जाइए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद चैनल जो वीडियो है ना उसको देखिए कि कैसा है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो उसमें कमेंट कीजिए। अगर आपके किसी का जान पहचान का है तो इस चैनल से जोड़िए। बाकी हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आज आप लोगों को फिर से बता दें कि आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं। उसमें देखते हैं कि क्या आज देखना है चौथा चैप्टर में। चलिए देखते हैं। देखिए चौथा चैप्टर में क्या देखना है। चलिए देखिए चौथा चैप्टर में हम देखेंगे, और चौथा चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? हमारी वित्तीय संस्थाएं। चलिए थोड़ा इसको हम और सही कर लेते हैं। चलिए चौथा चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। देख सकते हैं उसमें हम देखेंगे कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए यहां पे इसमें हम देखेंगे कि चलिए हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। पिछले अध्याय में पढ़े थे साख क्या होता है, विश्वास या भरोसा, ऋण लौटाने की क्षमता होती है। इसी के बारे में कल पढ़े थे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पे किसके द्वारा? वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। आज के समय में पैसा का भूमिका क्या हो गया है? बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष, चाहे वह जितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों न हो, उसके अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। बिना पैसा से कुछ नहीं होने वाला है। पहले ऐसा थोड़े है तो पहले वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करेंगे, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि बिना पैसा का कुछ होने वाला नहीं है। चलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ता है। सरकारी और अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर क्या करना पड़ता है? निर्भर करना पड़ता है। चलिए यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित की जाती है या संचालित होती है, अथवा या लोगों के सहयोग से, या सरकार द्वारा या लोगों के सहयोग से स्थापित की जाती है ना। इसके बाद देखेंगे जिसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जिसको क्या बोलेंगे? अर्ध सरकारी, मतलब पूरी सरकारी नहीं, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसको थोड़ा याद रखना है। देखिए यहाँ पे एक बार इसको और पढ़ लेते। देखो स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित होती है या लोगों के सहयोग से स्थापित होती है। देखिए अर्ध सरकारी किसको बोलेंगे? या तो सरकार द्वारा स्थापित होगा या लोगों द्वारा स्थापित होगा, उसी को बोलेंगे वित्तीय संस्था, अर्ध वित्तीय संस्था। अगर आप नोट बना रहे हैं तो मेरे साथ बनाते चलिए।
और आपको हम बताएंगे भी कि कहां से नोट बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, तो जिसमें सरकार और लोगों का दोनों का योगदान हो उसी को बोलेंगे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। याद हुआ, सरकार और लोग दोनों का योगदान हो उसको अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण के लिए एक और जहां सरकार द्वारा स्थापित अथवा संपोषित बैंकिंग संस्था साख या ऋण की उपलब्ध कराता है, वहीं अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्थाएं कृषि क्षेत्र में साख उपलब्ध कराती है। तो जैसे में कैसे लिखना है, तो बैंकिंग लिख लीजिएगा, कृषि क्षेत्र लिख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहां से देखिए ये आपको ये जरूरी का चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वित्तीय संस्था, ये तो था अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अब ये वित्तीय संस्थाएं क्या होता है, देखिए क्या होता है, अब उसमें देखते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वित्तीय संस्थाएं क्या होता है, तो वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख अथवा मुद्रा संबंधित कार्यों का संपादन करती है, उसी को बोलेंगे वित्तीय संस्थाएं। अगर आप नोट बना रहे हैं तो मेरे साथ बनाइए, लिखिए, वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख एवं मुद्रा संबंधित कार्यों का संपादन करती है, उसको क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्थाएं। क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। जैसे में लिख सकते हैं कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब हम उसको जैसे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। देखिए, अल्पकालीन भी सुविधा प्रदान करती है, दीर्घकालीन भी सुविधा प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे कौन कौन, तो अल्पकालीन, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अल्पकालीन सुविधा प्रदान करती है, मध्यकालीन सुविधा प्रदान करती है, मध्यकालीन सुविधा प्रदान करती है, और क्या, दीर्घकालीन सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। कौन, वित्तीय संस्थाएं। चलिए उसको याद रखना है। देख रहे हैं यहाँ पे अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन सुविधा प्रदान करती है। अब किसी भी आर्थिक और व्यवसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वित्तीय संस्था, यहाँ भी परिभाषा आ गया कि हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसी को बोलेंगे वित्तीय संस्थाएं। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसी को बोलेंगे वित्तीय संस्थाएं। क्या, वित्तीय संस्थाएं। वैसी उद्योग और व्यवसाय जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वैसी उद्योग और व्यवसाय जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्थाएं। वैसी उद्योग और व्यवसाय जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी उसको वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। चलिए आगे, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। अब देखिए, अब आगे देख लेते हैं। वित्तीय संस्थाएं कहते हैं ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती है, मतलब राज्य द्वारा ये स्थापना किया जाता है। और देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, पीछे बार भी पढ़ाए थे, देश का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है इसके, ठीक है। अब सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, तो सरकार द्वारा
जिस संस्था को स्थापित की जाती है और चलाया जाता है उसको सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सरकार द्वारा जिस संस्था को चलाया जाता है और स्थापित की जाती है उसे सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सरकारी वित्तीय संस्था के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन द्वारा स्थापित की जाती है और समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंकों के द्वारा स्थापित की जाती है, वैसी वित्तीय संस्थाएं जिसकी स्थापना केंद्रीय बैंकों द्वारा स्थापित की जाती है उसे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि। याद रखना है अर्ध सरकारी जो बैंक जो चलाएगा, केंद्रीय बैंक जो संस्था को चलाएगा उसको अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। अब सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं देखिए क्या होता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या होता है? चलिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या होता है? तो छोटे पैमाने पर नाम में है स्पष्ट, छोटे यानी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर सहकारीन की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्त संस्था कहते, वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। कहने का मतलब है कि छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंदों को जिस संस्था के द्वारा आवश्यकता की पूरा किया जाता है उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मतलब गरीब और जरूरतमंदों को छोटे पैमाने पर, है ना, जिस संस्था के द्वारा गरीब लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है उसको सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहेंगे, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहेंगे। अब देखिए बांग्लादेश का एक व्यक्ति रहता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कहां का रहने वाला? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का रहने वाला है, ठीक है, जो ग्रामीण गरीबों के लिए सूक्ष्म प्रबंधन का स्थापना किया था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहां का रहने वाला? बंगाल। ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहां का रहने वाला? बंगाल का रहने वाले थे, ठीक है, जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, जो बंगाल के रहने वाले थे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे चलते हैं। जो जरूरी का चीज है वो हम बताते चलते, एक भी चीज आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। अब ये से आगे डालिए वित्तीय संस्थाएं के प्रकार। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के बताइए? तो वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक नंबर में हो जाएगा, एक नंबर में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक नंबर में हो जाएगा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, दो नंबर में राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? सॉरी एक मिनट, देखिए यहां से कहां थे, थोड़ा कोई दिक्कत ना, यहाँ थे, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। देखिए वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, याद रखना है। अब सर्वप्रथम देखना है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या होता है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या होता है? तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण करती है राष्ट्रीय स्तर पर, उसी को बोलेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। जो राष्ट्र स्तर पर चलाया गया हो उसको बोलेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। जो देश लेवल पर चलाया गया हो उसी को बोलेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इसके दो अंग होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के दो अंग, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के कितने अंग? दो। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के कितने अंग? दो अंग होते हैं। एक नंबर में भारतीय मुद्रा बाजार,
दो नंबर में भारतीय पूंजी बाजार। एक नंबर में भारतीय मुद्रा बाजार, दो नंबर में भारतीय पूंजी बाजार। अब यहां से देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग कि भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं। तो जहां पर अल्पकालीन मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था किया जाता है, कम समय के लिए और थोड़ा उससे ज्यादा समय के लिए वित्तीय व्यवस्था किया जाता है, उसी को बोलेंगे भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार कहेंगे। आगे चलते हैं, देखिए यहां पे भारतीय मुद्रा बाजार कहेंगे, याद रखना है इसको। भारतीय पूंजी बाजार में, अब देखिए भारतीय पूंजी बाजार क्या बोल रहा है। भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था करेगा। भारतीय, अब ये से याद रखना है कि भारतीय मुद्रा बाजार में कैसी व्यवस्था की जाती है, तो मध्यकालीन और अल्पकालीन, मध्यकालीन अल्पकालीन भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। अल्पकालीन मध्यकालीन में व्यवस्था किया जाता है ना, उसको भारतीय मुद्रा बाजार। दीर्घकाल में भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार में दीर्घकाल भारतीय मुद्रा बाजार, अल्पकाल एवं क्या मध्यकाल, इसको याद रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम केंद्रीय बैंक। अब देखिए यहां से देश की संगठित बैंक प्रणाली निम्नलिखित तीन प्रकार की बैंक व्यवस्था की गई है। कितने? तीन। कितने? तीन। एक नंबर में है केंद्रीय बैंक। तो पता होगा भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहते हैं, देश की केंद्रीय बैंक है। भारत की केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक संस्थाओं को दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है। कौन? केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब वाणिज्य बैंक के बारे में देखिए। देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करते हैं, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। जो सरकार के नियंत्रण में सीधे काम करे उसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। जो सरकार के नियंत्रण में सीधे काम करे उसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए, सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंक तो सहकारी क्षेत्र में आपसी सहयोग सद्भाव के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सहकारी बैंक को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ये बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशन पर काम करता है। केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे संगठित बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। संगठित बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानते हैं। केंद्रीय बैंक तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करती है। कौन? केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक है जो शीर्ष संस्था के रूप में काम करती है? तो केंद्रीय बैंक। कौन हो जाएगा? केंद्रीय बैंक। चलिए दूसरा देख लेते हैं वाणिज्य बैंक। तो वाणिज्य क्षेत्र के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक के द्वारा। अब सहकारी बैंक क्या होता है? तो आपसी सहयोग और सद्भाव के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं। क्या? क्या बोलेंगे? सहकारी बैंक कहते हैं, ठीक है। ये राज्य सरकारों के द्वारा चलाया जाता है। अब देखिए भारतीय पूंजी बाजार के क्या होता है। देखिए भारतीय पूंजी बाजार
भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन, पहले बोले हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन और मध्यकालीन, भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन मध्यकालीन सुविधा देता है, जबकि भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन लंबे समय के लिए सुविधा देता है। दीर्घकालीन पूंजी की दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। इसका वर्गीकरण देखिए किया गया है भारतीय पूंजी बाजार, ठीक है, इसको देख सकते हैं, प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक बाजार, औद्योगिक बाजार, द्वितीयक बाजार, विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग कंपनियां। आप देखिए भारतीय पूंजी बाजार तो समझ में आ गया होगा कि जो लंबे समय के लिए सुविधा दे उसको भारतीय पूंजी बाजार याद रखना है। भारतीय पूंजी बाजार इन्हीं चार वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है। कौन? ये देखिए, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। ये किस आधारित है? किस पर? भारतीय पूंजी बाजार, याद रखना है इसको। चलिए आगे। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है, रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड किसी भी देश का क्या माना जाता है? सॉरी, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है, रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी उसी पे टिका हुआ है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है? मेरुदंड माना जाता है। मेरे साथ साथ बोलिए, इसके बाद आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो फिर बताइए, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है? मेरुदंड माना जाता है। चलिए उसमें आगे देख लेते हैं। आप यहां से एक बात याद रखिए, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। भारत की वित्तीय देखिए यहां पे दिया गया है, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। देखिए यहां पे याद रखना है इसको, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं क्या होता है? तो हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। जहां 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है। याद रखना, कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और करीब 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। कितने? 75%। बिहार में 87% लोग जो है ना गांव में निवास करती है। कितने? 87%। और 75% लोग या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां से आपको आगे देख लेते हैं। देखिए वित्तीय संस्थाएं, दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है, जो कार्य कर रहे हैं, गैर वित्तीय संस्थाएं और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। गैर वित्तीय संस्थाएं और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, कितने प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रहे हैं? तो दो, गैर संस्थाएं गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। देखिए यहां पे ये गैर संस्थागत, यहां से क्वेश्चन रहता है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? दो। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? दो। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते। मेरे साथ आप भी बोलिएगा ना बार बार तो याद हो जाएगा। एक नंबर में गैर संस्थागत, दूसरा नंबर में संस्थागत। अब गैर संस्थागत में कौन कौन आता है? यहां से ऑब्जेक्टिव रहता है। तो महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब आता है गैर संस्थागत में। महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आ जाएगा गैर संस्थागत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत?
गैर संस्थागत के अंतर्गत। महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये किसके अंतर्गत? गैर संस्थागत के अंतर्गत आ जाएगा। अब संस्थागत के अंतर्गत देखो क्या सब आ जाएगा। सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य, ये आपको आ जाएगा संस्थागत वित्तीय संस्थान के अंतर्गत। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान देखिए, तब महाजन आज भी गांव में ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन बना हुआ है। महाजन जो कर्जा देता है, ठीक है, वो आज भी गांव घर में देखिएगा कर्जा जो है ना देता है, महाजन उसको करते हैं, क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना आसान है। ऐसे महाजन और सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं भोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। गांव घर में महाजन अभी भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो समझ में आ गया महाजन गांव घर में है। आगे अब देखिए, ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसानों, रिश्तेदारों, गिरदार इत्यादि से ब्याज अथवा बिना ब्याज का भी प्राप्त होता है। इस प्रकार गैर संस्थागत स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग 48% है। गैर संस्थागत के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की, पैसा देने की कुल लगभग प्रतिशत कितना है? तो 48%। कितना? 48% है। इसको याद रखना है। देखिए, भारत के ग्रामीण परिवारों में साख के स्रोत देखिए, व्यापारी 3%, रिश्तेदार दोस्त 7%, अन्य 7%, सहकारी समितियां 27%, व्यावसायिक बैंक महाजन 30%, भूस्वामी 1% है भूस्वामी। चलिए, अब गैर संस्थागत के द्वारा दिए गए ऋण पर आधारित अब कहानी है। ठीक है, तो ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा। दीनदयाल एक गरीब खेतिहर मजदूर आता है, उसके 2 लड़के रहते हैं और 3 लड़कियां रहती है। ठीक है, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए पति पत्नी खेतों में मजदूरी करता रहता है। क्या? मजदूरी करता रहता है। ठीक है, किसी तरह परिवार का चला होता है। कहानी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही तो है। आगे हम चलते हैं। ये संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या होता है? तो ये भी निम्नलिखित होते हैं। सहकारी बैंक, ठीक है, क्या? सहकारी बैंक। तो हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सहकारी बैंक, तो हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय। कैसी है? त्रिस्तरीय। आपको याद रखना है कैसी है? त्रिस्तरीय। तो गांव में प्राथमिक सहकारी शाखा समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, यही त्रिस्तरीय है राज्य में सहकारी बैंक। ठीक है, उसको याद रखना है। चलिए, यह इसके माध्यम से बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में 23% केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करती है। कितने? 23। राज्य में कितने प्रतिशत सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करती है? तो आपको बता दे 23% हो जाएगा। और राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है। अब देखिए, प्राथमिक सहकारी समितियां क्या होती हैं? इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। प्राथमिक सहकारी समितियां किसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए? तो अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसकी स्थापना किया गया? तो प्राथमिक सहकारी समितियां। किसकी? प्राथमिक सहकारी समितियां की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखिए, की गई एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। प्राथमिक सहकारी साख समिति में कितने व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं? बताइए। 10। प्राथमिक सहकारी साख समिति में
कितने व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं? 10 व्यक्ति मिल करके एक समिति बना सकती है। गांव में आप देखते होंगे जो महिला सब जो 10 रुपया वाला ग्रुप चलाती है, 10 या 15 व्यक्ति ही रहती हैं, ठीक है। तो 10 व्यक्ति मिल करके प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये प्राथमिक कृषि साख समिति कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? प्राथमिक कृषि साख समिति। तो ऐसी साख समिति जिसमें 10 व्यक्ति मिल करके चलाए उसी को प्राथमिक कृषि साख समिति कहेंगे। 10 व्यक्ति मिल करके चलाए उसको प्राथमिक कृषि साख समिति कहते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा याद रखना है। चलिए, अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में 6,842 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति कार्यरत है। बिहार में इतने प्राथमिक सहकारी साख समिति कार्यरत है जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 10-10 व्यक्ति है। समझ में आ गया? ये इतना ग्रुप है, इतना समिति है। अब प्रत्येक समिति में 10 व्यक्ति शामिल होते हैं, याद रखना है। अब भूमि विकास बैंक क्या है? अब भूमि विकास बैंक क्या है? चलिए, राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया है। अब बताइए भूमि बंधक बैंक क्यों खोला गया? तो भूमि विकास बैंक के लिए भूमि बंधक बैंक क्यों खोला गया? भूमि विकास के लिए क्यों खोला गया? भूमि विकास के लिए खोला गया, जिसे अब भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है। भूमि बंधक बैंक का दूसरा नाम भूमि विकास बैंक, भूमि बंधक बैंक का दूसरा नाम भूमि विकास बैंक हो जाएगा। एक बार और बताइए, भूमि बंधक बैंक का दूसरा नाम भूमि विकास बैंक हो जाएगा, ठीक है। यह किसानों की भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। देखिए, भारतीय पूंजी बाजार के बारे में पढ़ाए थे, वो भी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता था। और भूमि विकास बैंक ये भी लंबे समय के लिए पैसा प्रदान करता है, मतलब दीर्घकालीन सुविधा देती है, लंबे समय के लिए सुविधा देती है, उसी को भूमि विकास बैंक कहेंगे, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, अब यहां से ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान कृषि में अस्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक का ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा दी जाती है। भूमि विकास बैंक के द्वारा कितने दिनों के लिए ऋण दिया जाता है? तो लंबे समय यानी 15 से 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। 15 से 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। किसमें? भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन लंबे समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक कहा जाता है। ग्राम में जो बैंक प्रचलित है उसको ग्रामीण बैंक कहेंगे, उसको ग्रामीण विकास बैंक कहेंगे, याद रखना। अब व्यावसायिक बैंक क्या होता है? देखिए, व्यावसायिक बैंक तो देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 में लगाया गया था। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति कब अपनाई गई? 1968 में। इसके बाद राष्ट्रीयकरण के बाद, याद रखना, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969। राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969। मेरे साथ बोलिए, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया था, ठीक है। व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उसकी शाखाओं का विस्तार हुआ है, तेजी से बैंकों का विस्तार हुआ है, याद रखना है इसको। चलिए, देख सकते हैं सहकारी बैंक कितने हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, सूक्ष्म बैंक कितने हैं, वाणिज्य बैंक सबसे ज्यादा तो वाणिज्य व्यापार वाला बैंक है, देख रहे हैं। अब देखिए, आगे देख लेते हैं। यद्यपि राज्य में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन वह जरूरत के अनुकूल नहीं है। जरूरत के अनुकूल नहीं है, जब मन जब देगा, लेकिन जब जरूरत रहेगा तब मान के चलिए नहीं मिला।
2000 से 2001 में लक्ष्य का मात्र 44% ही कृषि साख प्रदान किया गया। कितने? केवल 44%। 2000 से 2001 में अनुमान था, बिहार में अनुमान था 700 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि साख की जरूरत है। जरूरत कितने है? 700 करोड़ रुपए की जरूरत है। 700 करोड़ रुपए की जरूरत है, या जबकि केवल उपलब्ध 548 करोड़ ही है। उपलब्ध 548 करोड़ है बिहार में, जबकि जरूरत 700 करोड़ की है। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन याद रखना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 1975 ईस्वी में। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे दिया गया है। बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया 1975 में। देश में अभी 196 ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान दीजिए कि देश में, भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं? 196। देश में कितने ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं? 196। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना हुआ है। बताइए देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं? 196। ठीक है, आगे देखते हैं। यह दिया गया है, आप देखिए यहां पे आगे देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र बैंक अधिनियम 1976 में सुधार के लिए बनी कार्यकारी रिपोर्ट भारत सरकार वित्त विभाग जून 2002। याद रखना है, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम का सुधार कब किया गया? 1976 में। याद रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। अब देखिए नाबार्ड क्या होता है। नाबार्ड क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सीकर की एक संस्था है, जिसको नाबार्ड कहते हैं। सीकर की एक संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करती है। उसी को नाबार्ड कहेंगे। राज्य में, बिहार राज्य में नाबार्ड ने 1998 से 1999 से 2000 से 2001 के बीच कुल 539.27 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त सहायता प्रदान किया गया है, जिसमें 1998 से 1999 में 172.30 करोड़ रुपया तथा 1999 से 2000 में 175.9 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। 2000 से 2001 में 191.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से देख लेते हैं क्या है। अब आगे देख लेते हैं व्यावसायिक बैंक के क्या काम होता है। व्यावसायिक बैंक का क्या काम होता है, अब वो देखेंगे। ठीक है, और 30। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यावसायिक बैंक का कार्य देख लेते हैं। व्यावसायिक बैंक का क्या काम होता है। हमारे देश में व्यावसायिक बैंक की प्रधानता है।
हमारे देश में व्यावसायिक बैंक की क्या है, प्रधानता है। ये अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण अंग है। आज के युग में इसका इतना अधिक महत्व है कि जब कभी भी हम बैंक शब्द का प्रयोग बगैर किसी विशेषण के करते हैं तो इसका अर्थ सदा व्यावसायिक बैंक से ही होता है। क्या, व्यावसायिक बैंक से ही होता है। अब देखिए यहाँ पे व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या होता है। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पहला कार्य है जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य पहला नंबर में जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य एक नंबर में जमा राशि को स्वीकार करना। अब उसके बारे में देख लेते हैं। व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना होता है। किसका काम है, जमा राशि को स्वीकार करना। समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचा कर रखते हैं। बचा कर नहीं रखेगा, आवश्यकता होगा फिर चाहिए भी तो, इसीलिए बचा कर रखना है। ठीक है, उसको थोड़ा याद रखना है। देखिए यहाँ भी दिया गया है, एक नंबर में जमा राशि को स्वीकार करना, 2 नंबर में ऋण प्रदान करना, 3 नंबर में सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, 4 नंबर में एजेंसी संबंधी कार्य करना। ये किसका काम है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य है। किसका, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य है जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना। किसका काम है, तो यह व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं, तो 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। एक नंबर में हो जाएगा अस्थायी जमा। एक नंबर में अस्थायी जमा। अस्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष ऐसे अवधि के लिए जमा किया जाता है। अस्थायी जमा में बता दें आपको, इसमें एक निश्चित अवधि 1 वर्ष और इससे ज्यादा समय के लिए जमा किया जाता है। किसमें, अस्थायी जमा में। किसमें, अस्थायी जमा में। इसको थोड़ा याद रखना है। चलिए और देखिए चालू जमा, यहाँ भी देख सकते हैं व्यावसायिक बैंक द्वारा कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार किया जाता है। 4 ऑब्जेक्टिव में पूछता है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, 4, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचय जमा और आवर्ती जमा। अब यहाँ देखिए चालू जमा। अस्थायी जमा में देखिए कि एक निश्चित समय के बाद जमा करवाया जाता है, 1 वर्ष या उससे अधिक। चालू जमा में देखिए क्या होता है, चालू जमा खाते में 1 रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा करता जब आपको मन है। चालू जमा है, जब आपको मन है, जितना मन है वो आपको जमा कर सकते, उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, उसको थोड़ा याद रखना है। अब संचय जमा में देखिए क्या होता है। संचय जमा, इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का एक सीमित होता है, निश्चित होता है। देखिए सबसे पहले यहां हम बताते एक बार, देखिए यहाँ पे अस्थायी जमा में क्या था कि एक निश्चित समय 1 वर्ष से अधिक के लिए हम जमा करेंगे। चालू जमा में क्या था कि जब मन, जितने मन जमा कर सकते हैं। इसमें क्या है, संचय जमा में जितना मन हो जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने जाइएगा तो एक लिमिट है, एक निश्चित समय के बाद ही हम उसको निकाल सकते हैं, तो संचय जमा हो जाएगा। आवर्ती जमा क्या होता है, देखिए इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारण अपने ग्राहकों से प्रत्येक माह एक निश्चित रकम जमा करवा लेता है। इसमें एक मतलब पैसा डालने का डेट भी निश्चित कर देगा। किसमें, आवर्ती जमा में। ठीक है, निश्चित रकम जमा करने में एक निश्चित अवधि, जैसे 60 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता, मतलब एक निश्चित समय निश्चित कर दिया जाता है। इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। एक निश्चित समय निश्चित रकम देगा, उसी को बोलेंगे आवर्ती जमा। निश्चित समय में निश्चित रकम, ये नहीं कि जितना मन हो उतना पैसा ले लीजिएगा, एक निश्चित समय में निश्चित रकम मिलेगा आवर्ती जमा में। अब ऋण प्रदान करना, देखिए अब क्या ऋण प्रदान करना के बारे में जानते हैं, जो पूरे शुरू से प्राय वो कार्य है।
व्यावसायिक बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य, देखिए पहला प्राय दूसरा व्यावसायिक बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य है ऋण प्रदान करना, है ना, ऋण प्रदान करना, लोगों को ऋण प्रदान करना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है वो लोगों को ऋण प्रदान करता। मान के चले हम पैसा बैंक में दिए, वो पैसा फिर हम वापस भी देगा ना, तो वो वापस भी लेना रहता है। ऋण प्रदान करना, वो वापस पैसा देता है। अब देखिए यहां से क्या बोल रहे हैं, आगे देख लेते हैं। ऋण की रकम प्राय जमानत के मूल्य से कम होती है। जमानत के मूल्य से क्या होती है? कम होती है। अब अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, देखिए अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण ये क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण। व्यावसायिक बैंकों द्वारा कितने प्रकार से पैसे दिए जाते हैं, कितने प्रकार से ऋण दिए जाते हैं, इसमें याद रखना है। लगभग 5 प्रकार से व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण दिए जाते हैं। अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण नगद, खाद, साख, अधिवर्ष, अधिविकर्ष, विनिमय, बिलों को भुनाना, ऋण एवं अधिग्रिम, ये व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण का प्रकार है। कहते 5, कितने? 5, ठीक है। अब यहां से देखिए पहला क्या बोल रहा है, इस प्रकार का ऋण अति अल्पकालीन, मतलब कम समय के लिए दिया जाने वाला ऋण अभियाचिक एवं अल्पकालिक ऋण कहते हैं। कम समय में ऋण दिया जाने वाला अभियाचिक एवं अल्पकालिक ऋण कहेंगे, ठीक है। बस उसमें थोड़ा याद रखना है। नगद साख क्या है? तो इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता, मतलब कोई प्रूफ के आधार पर ऋण देगा। किसमें? नगद साख में, है ना। नगद नहीं कहता है कि नगद मतलब तुरंत पैसा दो, कोई प्रूफ देगा, देखेगा, तुरंत पैसा देगा। अधिविकर्ष क्या है? जब कभी भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उन्हें अधिविकर्ष कहते हैं। जब कभी भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से ज्यादा, मान के चलिए हमारे खाता में कम पैसा है, वो ज्यादा सुविधा दे दिया कि ज्यादा निकाल सकते हैं ब्याज के तौर पर, तो वही अधिविकर्ष कहलाता है। उसको थोड़ा याद रखना है। आगे देख लेते हैं विनिमय बिलों को भुनाना। व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। भुनाकर मतलब है बिलों को भूल करके, छोड़ करके ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को दे देता है। भुला करके, मान के चलिए आपको 50,000 रुपया वो अपना ब्याज काट लेगा, फिर आपको जितना बनेगा वो अपना लोन के तौर पर देखते होंगे कि वो देता है, ठीक है। विनिमय बिलों को भुनाना। अगला देख लेते हैं ऋण एवं अग्रिम क्या होता है? ऋण एवं अग्रिम, चलिए। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अधिग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है, मतलब वो क्या है, कागज पत्र जो है ना पूरा देख कंप्लीट करके ही उसको देता है ना, उसे ऋण अथवा अधिग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है, बताई दी है। ब्याज की दर भी अधिक रहती है और उसमें ब्याज की दर भी अधिक रहती है, उसको याद रखना है। आगे सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य, आगे सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य, चलिए। इसके अलावा व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी संपन्न करते हैं जिसे सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है। क्या? सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य कहा जाता है, इसको आपको लिखना है। यात्री चेक एवं साख पत्र, देखिए संबंधी कार्य कहा जाता है जैसे में दिया गया है। यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। कल पढ़े थे कि यात्री चेक क्या होता है, यात्री चेक क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक का भी जारी करते हैं जिसकी सहायता से व्यापारिक विदेशों से
आसानी से माल उधार खरीद सकते हैं और थोड़ा समय के बाद उसको पैसा दे दिया जाता है ना। उसी को यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र कहते हैं, उसको याद रखना है। अब देखिए दूसरा क्या है, लॉकर की सुविधा। देखिए बैंक समय देखिएगा लॉकर की भी सुविधा रहती है, अगर कोनो सामान आपको रखना है तो उसमें जाके रख सकते हैं। लॉकर की सुविधा में देखिए बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी देती है। आपको अभी ये बोले कि बैंक अपने ग्राहकों को क्या देता है, लॉकर की सुविधा देते हैं, जिनमें लोग अपने सोने चांदी जेवर तथा अन्य आवश्यक कागज पत्र उसमें भी रख सकते, कहा बैंकों में, लॉकर में, अपने लॉकर में। ठीक है, इसका वार्षिक किराया बहुत कम होता है और लॉकर जो होता है ना बैंक का, उसका वर्ष का किराया क्या रहता है, बहुत कम रहता है। चलिए एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा के बारे में चलते हैं। आज आधुनिक समय में बैंक अपने खाता धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा के रूप में एटीएम दिया। कल पढ़ाए थे एटीएम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, सब कल हम देखे थे। तो बैंक अपने खाता धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा देती है और उसमें ये जो है ना एटीएम की सुविधा दिया गया है। साथ ही क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान किया गया है ग्राहकों को बैंक के द्वारा। चलिए आगे, व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण। व्यापारिक सुविधाएं, सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण के बारे में जानते हैं। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं। क्या, वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं। व्यापारिक सूचनाएं मतलब किसी भी प्रकार अगर आपका पैसा फंस गया तो उसको बाहर निकालना कैसे है, वो आपको सूचना भी देता है कि आगे क्या करना है। ठीक है, अब एजेंसी संबंधित कार्य के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत बैंक चेक बिल और ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन, वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, ये सब सुविधा दिया जाता है किसमें, एजेंसी संबंधित कार्य में। ये आपको देखिए यहाँ ई तक ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रियाएं करती है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका। सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका। पिछली शताब्दी के शुरुआती में ही विश्व में निर्बल एवं निर्धन वर्ग के लोगों के लिए सहकारिता का प्रचार और प्रसार किया गया है। सहकारिता का प्रचार और प्रसार किया गया है। सहकारिता का मूल अर्थ होता है कि एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का अर्थ होता है कि एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ये जरूरी वाला था और ये उतना उसमें का कुछ ऐसा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं मूल तत्व, यहां से देख लेते हैं। ये भी नहीं है। चलिए भारत में सहकारिता का विकास देख लेते हैं। ये इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ठीक है, बस आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए यहां पर चलते हैं। भारत में सहकारिता का विकास, क्या, भारत में सहकारिता का विकास के बारे में जानते हैं। तो भारत में पिछली शताब्दी के शुरुआत में निर्धन तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए क्या किया, किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान किया है। कम दर पर पैसा देने की सुविधा प्रदान किया है। सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, तो 1904 में। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, बोलिए मेरे साथ। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, 1904 में पारित हुआ था। जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर के सहकारी साख समिति का गठन कर सकते हैं। उससे पहले भी बताया है कि कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर के सहकारी साख समिति क्या की स्थापना कर सकते हैं। कोई भी 10 व्यक्ति, कितने, 10 व्यक्ति। सहकारी साख समिति विधान पारित कब हुआ, 1904।
इसको याद रखना है। 1904 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाले सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्षेत्र को और विस्तार किया है। 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। 1904 में सहकारी साख समिति विधान पारित हुआ। अब 1912 में देखिए एक और अधिनियम बनाया गया। 1912 में इस अधिनियम में ऋण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समिति स्थापित की गई। पैसा के अलावा अगर दूसरे भी जरूरत को पूरा करने के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। ठीक है, प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठनों की स्थापना की गई। अब याद रखना है, प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए किसकी गठन किया गया? तो केंद्रीय संगठन की स्थापना किया गया। क्या? केंद्रीय संगठनों की स्थापना किया गया। आगे देख लेते हैं 1904 ईस्वी में 14 में मैकलेगन समिति बनाया गया। मैकलेगन समिति कब? 1914। मैकलेगन समिति कब बनाई गई? 1914। बोलिए, मैकलेगन समिति कब बनाई गई? 1914 ईस्वी में। 1919 ईस्वी के राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनी। क्वेश्चन आएगा कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919 पूछा हुआ है क्वेश्चन। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919। मैकलेगन समिति कब नियुक्त बनाया गया? 1914। चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सहकारी बैंक कितने प्रकार के? तो 3। प्राथमिक सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। याद रखना इसको। चलिए आगे। 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, वैसे 1929 से 1930 का बताया जाता है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 से 1930 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 से 1930 में। अब देखिए 1935 में हमारे देश भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कब? 1935 में। याद रखना है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1935 में। बोले मेरे साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1935 में की गई थी। इसको थोड़ा याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी, उसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चल देते हैं कि राज्य के विकास में भूमिका क्या होता है। राज्य के विकास में भूमिका। बिहार राज्य भारत का एक पिछड़ा राज्य है। बिहार राज्य भारत का क्या है? एक पिछड़ा राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य भी है। एकीकृत बिहार, जैसे ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो अधिकांश उद्योग, जितने भी महत्वपूर्ण खनिज सब है, सब कहां चले गए? झारखंड में। जैसे कोयला खदान, ये सब कहां चले गए? झारखंड में। और बिहार एक उदास यानी पिछड़ा राज्य के अंतर्गत शामिल हो गए। ठीक है, याद रखना है। आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे पहले। बिहार को झारखंड से अलग होने से पहले बिहार में आर्थिक संसाधन ज्यादा थे, परंतु बंटवारा के बाद सारी संपदा आज के बिहार से अलग हो गया। वह सारा भूखंड जहां प्राकृतिक संपदाएं केंद्रित थी, वह सब बंटवारे के बाद झारखंड में चले गए। कहां? झारखंड में चले गए, जिसके कारण बिहार में कृषि भूमि ही केवल बच गया। अब बिहार के लोग कृषि पर ही आधारित हो गए। एकमात्र मूल साधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार की देखिए यहां पे क्या बोल रहा है। बिहार की खेती भी मानसून पर ही निर्भर होती है। मतलब यहाँ भगवान भरोसे, बारिश हुआ खेती करेंगे, नहीं हुआ। अब सुविधा हो गया ना, पहले और समस्या था। जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उस समय मानसून पर आधारित होती है। सामान्यतः खेतों में निवेश मतलब होता है कि खर्च करना। निवेश एक जुआ के समान माना जाता है। बिहार के खेतों में खर्च करना एक जुआ के समान माना जाता है। मान के चलिए हम 10,000 खेत में लगाए, बाढ़ आ गया, सब पैसा लेके चला गया। अब एक बार ऐसा भी होता है कि खेत में 10,000 लगाए, अच्छा अन्न दिया, 20,000 आ जाता है। तो जुआ में देखते हैं पैसा कभी डूब भी जाता है तो कभी आ भी जाता है। तो वही बोल रहा है
कि खेतों में खर्च करना एक जुआ के समान माना जाता है। कहाँ? अपने बिहार में। कहाँ? अपने बिहार में, क्योंकि बिहार की खेती मानसून पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा, यहां से आप देख लेते हैं। चलिए आप देख लेते हैं स्वयं सहायता समूह। गांव, कस्बा और जिला के विकास में इसकी क्या भूमिका है? स्वयं सहायता समूह 15 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं स्वयं सहायता समूह में। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है स्वयं सहायता समूह। चलिए पिछले खंड में हमने देखा कि हमारे देश के निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी ज्यादातर गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर है। गांव भर में महाजन पर निर्भर है। बताए थे महाजन, सेठ, साहूकार क्या सब होता है, ऊपर पढ़ाए है। यह भी कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा अभी भी नहीं है। बिहार में है ना, ऐसा भी भारत में कुछ ऐसा भी जगह है जहां पर गांव में बैंकों से ऋण पैसा लेने की सुविधा अभी भी नहीं है। कितना व्यक्ति को पता भी नहीं रहता है कि बैंक से पैसा कैसे लेना है। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए इसमें और कुछ नहीं है, जो है तो आगे देख लेते हैं। ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। देखिए स्वयं सहायता समूह, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में शुरू की गई। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्ति भाग लेते, याद रखना, खासकर महिलाएं। गांव में देखते होंगे 10 रुपया वाला जो ग्रुप चलाता है ना, स्वयं सहायता समूह, उसका मालिक भी स्वयं में रहते हैं और पैसा भी स्वयं में जमा करते हैं और खुद भी जमा उसमें शामिल रहते हैं, वो याद रखना है। तो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों द्वारा शुरू किया जाता है। कितने व्यक्ति? क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं? तो 15 से 20, खासकर महिलाएं शामिल रहते हैं। अनौपचारिक समूह होता है अपनी बचत तथा बैंकों से छोटे ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। कौन? महिलाएं। जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं शामिल रहते हो, 15 से 20 महिलाएं शामिल रहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यही है, एक मिनट। हाँ यही है स्वयं सहायता समूह। चलिए तो बोलिए दिए, आगे देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे महिलाएं, यहाँ 15 से 20 महिलाएं इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। ये इधर जो है ना, ये खेती बाड़ी का सामान सब है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्ति? 15 से 20, खासकर महिलाएं रहती हैं, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत और विकास कुछ स्वयं सेवी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, खासकर 1990 के 80 के दशक में बनाया गया था। ऐसे याद रखना है क्या कि स्वयं सहायता समूह का संचालन कब किया गया? 1980 के दशक के अंत में। 1980 के दशक के अंत में, परंतु 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शामिल भी किया गया। कब? क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब किया? 1990। स्वयं सहायता समूह 1980। इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसका भूमिका के बारे में जानते हैं। बस अब थोड़ा और है, ज्यादा आप लोगों को वीडियो लंबा हो गया होगा, अब थोड़ा ये और है। चलिए आगे। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे अधिक भी कर सकते हैं। कहाँ? स्वयं सहायता समूह में। स्वयं सहायता समूह में। चलिए 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है
तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है, ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। उसमें आप लोग देखते होंगे 1 रुपए के ब्याज से चलता है गांव घर में। कितने? 1 रुपए। मान के चलिए स्वयं सहायता समूह से आप पैसा लिए कर्जा पे, उसमें आपको 1 रुपये से चलेगा। वो दूसरे को नहीं, जो आप उसमें जुड़े हैं, अगर आप ही उससे ऋण ले रहे हैं तो 1 रुपये से चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति उसमें जुड़ा नहीं है वो अगर कर्जा लेगा तो जो नॉर्मल गांव का ब्याज वो चलाता है। ठीक है, उसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन रहने वाला है, होता नहीं है। क्वेश्चन कहां से रहता है? तो यहां से रहता है। देखिए, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया करवाया जाता है। पहले बोले हैं कि स्वयं सहायता समूह का मेन मकसद था कि गांव की औरतों को, ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाना, उनका आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। ठीक है, उसको थोड़ा पढ़ना, याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं, फिर से आ गया स्वयं सहायता समूह। अब देख लेते हैं, चलिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG का पूरा नाम पूछ लेता है। SHG का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह को एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। ये कहानी है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख रहे पूरा कहानी है तो हम पढ़ाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पे महिलाएं बैठ करके क्या छोटे छोटे काम कर रही है, देख सकते हैं, दलिया सब बुन रही है। चलिए आगे, अब चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसका अब जो है सारांश के बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए, सहायता द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन पूछता है, सहायता द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा? वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। वित्तीय संस्थाएं सरकार द्वारा स्थापित होती है। वित्तीय संस्थाएं किसके द्वारा? सरकार द्वारा स्थापित होती है। चलिए, वित्तीय संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय की वित्तीय सहायता आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ये भी हम पहले पढ़ाए हैं कि वित्तीय संस्थाएं क्या होते हैं। अब वित्तीय संस्थाएं के प्रकार, तो वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 2 प्रकार के देना है, राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण और नियंत्रण करती है, उसको राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। चलिए, इसके 2 महत्वपूर्ण अंग, किसके? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के 2 महत्वपूर्ण अंग, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। ये भी बोले हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार में केवल अल्पकालीन और मध्यकालीन समय के लिए ऋण दिया जाता है, जबकि भारतीय पूंजी बाजार में दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है, ये पूरा हम बता चुके हैं। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में, भारतीय पूंजी बाजार को प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के रूप में बांटा जाता है। अब राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, इसके भी 2 अंग, गैर संस्थागत और संस्थागत। गैर संस्थागत किसके अंग? तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं के। अब देखिए, व्यावसायिक बैंक, एक 4 कार्य है: जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना। किसका काम? व्यावसायिक बैंक। किसका? व्यावसायिक बैंक का काम है। सहकारिता के बारे में देखते हैं, तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल करके कार्य करता है। जिसमें मिलजुल कर कार्य करेगा उसी को सहकारिता कहते हैं। अगला स्वयं सहायता समूह, तो आगे पहले बताए हैं, बोलिए। यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को, खासकर जो पिछड़ा लोग सब है, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्थापना किया गया। इसमें 15 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं और उसका सदस्य भी स्वयं रहता है, उपयोग भी स्वयं करते हैं। ठीक है, किसका? स्वयं सहायता समूह, 15 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। एक दिन क्या करेंगे, ये चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके जान पहचान वाले को भी इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि जो भी हम वीडियो लाते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं और वैसे चीज को पढ़ाते हैं जो बोर्ड में आने वाला है, जो और आ चुका है वही पढ़ाएंगे जो आएगा। तो आज के लिए हम क्लास यही समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।